चीन में पिछले कुछ समय से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ हो रहे हैं। कई जानकारों द्वारा चीन की सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी को इन विरोध प्रदर्शनों का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित, इसी पॉलिसी से संबंधित और इन्हीं तमाम जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इन्हीं प्रदर्शनों से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर की बात करेंगे, इसके बाद हम चीन की जीरो कोविड पॉलिसी पर बात करेंगे और आखिर सरकार विरोधी प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं उनके कारणों को भी समझेंगे। इसके अलावा ये प्रदर्शन इतने ज्यादा गंभीर क्यों हैं और जीरो कोविड नीति का चीन पर क्या प्रभाव हो रहा है, उस प्रभाव को भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत पर अन्य देशों की नीतियों और राजनीति के प्रभाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है व्हाट आर मेजर सिटीज इन चाइना विटनेसिंग एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, यानी स्पष्ट तौर पर इस पूरी खबर में चीन में हमें जो सरकार विरोधी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं प्रदर्शनों से संबंधित जो तमाम पहलू हैं उन पहलुओं को समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी खबर की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चीन की जीरो कोविड पॉलिसी पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये पूरी पॉलिसी, ये पूरी नीति है क्या। तो जीरो कोविड पॉलिसी चीन की सरकार द्वारा अपनाई जा रही एक रणनीति है, एक पॉलिसी है जिसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी तरह से कुछ भी कर देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी लाना है, कोरोना वायरस के मामलों को लगभग समाप्त करना है। अब इस पूरी पॉलिसी के हिस्से के तौर पर चीन की सरकार द्वारा कई तरह के उपाय लागू किए गए हैं और इन उपायों में 3 उपाय सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। इसमें पहला उपाय है सख्त लॉकडाउन। चीन में जो लॉकडाउन संबंधी नियम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से लागू किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सख्त तरीके से लागू किए जा रहे हैं। दूसरा उपाय है मास टेस्टिंग। मास टेस्टिंग यानी बहुत व्यापक लेवल पर चीन में कोविड की टेस्टिंग की जा रही है, वायरस की टेस्टिंग की जा रही है। बीते दिनों एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि चीन में मात्र 11 मामले सामने आने पर एक पूरे शहर में सभी लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई थी, कोरोना टेस्ट किया गया था। इसके अलावा सख्त क्वारंटाइन नियम भी लागू किए जा रहे हैं। लोगों को जबरन तरीके से घरों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनके घरों को बाहर से बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से ये 3 पॉलिसीज जो हैं, 3 उपाय हैं, वो चीन में बहुत सख्ती से लागू किए गए हैं। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि चीन एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसने इस तरह की पॉलिसी का उपयोग किया है। जब दुनिया भर में कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई थी तो दुनिया भर के अधिकांश देशों द्वारा शमन दृष्टिकोण को अपनाया गया था, मिटिगेशन अप्रोच को अपनाया गया था। इस शमन दृष्टिकोण के तहत दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा अपनी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, वहां की जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, उन सुविधाओं में सुधार करके कोरोना वायरस महामारी संबंधी जो मामले थे उन मामलों में कमी लाने का प्रयास किया गया था। लेकिन जैसे जैसे महामारी और ज्यादा आगे बढ़ी और कोविड-19 के मामले और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे तो तमाम देशों ने अपनी अप्रोच को शिफ्ट करके विलोपन दृष्टिकोण को अपनाना शुरू कर दिया, एलिमिनेशन दृष्टिकोण को अपनाना शुरू कर दिया। और इसी दृष्टिकोण को हम दूसरा नाम देते हैं जिसे हम जीरो कोविड नीति के तौर पर जानते हैं। ये इसका दूसरा नाम है। क्या होता है इस पूरी पॉलिसी के तहत? तो इस पूरी पॉलिसी के तहत किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से कोविड-19 संबंधी मामलों को फैलने से रोकने की कोशिश की जाती है और इसी नीति को चीन द्वारा अपनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से उस समय जब अलग अलग देशों द्वारा विलोपन दृष्टिकोण को अपनाया गया था, एलिमिनेशन अप्रोच को अपनाया गया था, इसके बाद जब दुनिया में वैक्सीन की खोज की गई, वैक्सीन डेवलप की गई, तो धीरे धीरे अलग अलग देशों ने अपनी नीति में कुछ परिवर्तन किया और धीरे धीरे लॉकडाउन और क्वारंटाइन संबंधी जो नियम थे उन नियमों में कुछ छूट दी गई। जैसे भारत में भी पहले लॉकडाउन के नियम बहुत ज्यादा सख्त हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब वैक्सीन आई, लोगों को वैक्सीन दी गई, तो नियमों में कुछ छूट दी जाने लगी, नियमों को बहुत ज्यादा ढीला कर दिया गया। मौजूदा समय में नियम बहुत ज्यादा ढीले हैं, बहुत ज्यादा इतने ज्यादा सख्त नहीं है। लेकिन दुनिया भर में एक देश ऐसा है जिसने अभी तक
नियमों में कोई छूट नहीं दी है, नियमों को बहुत ज्यादा सख्त बना के रखा है। और इस देश का नाम है चीन। चीन में अभी भी लॉकडाउन और क्वारंटाइन संबंधी जो नियम है वो बहुत ज्यादा सख्त बने हुए हैं, और इन्हीं सख्त नियमों का प्रभाव वहां पर आम लोगों को देखना पड़ रहा है। इन सख्त नियमों का प्रभाव वहां के आम लोगों पर हुआ है, और वहां के इन कठोर नियमों की वजह से नागरिकों की जो जीवन शैली है, उनका जो लाइफस्टाइल है, इसके अलावा नागरिकों की जो आजीविका है, उनका जो आजीविका का साधन था, उनका जो रोजगार था, वो आजीविका के तमाम साधन प्रभावित हुए हैं। और इसी की वजह से चीन के सरकार की ये जो प्रतिबंध है, ये जो चीन की सरकार की जो नीति है, ये नीति इतनी ज्यादा अलोकप्रिय हो गई है। बीते दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी अपने एक बयान में चीन की सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी की आलोचना की थी। WHO ने अपने बयान में कहा था कि चीन की सरकार द्वारा ये जो नीति लागू की गई है, ये कोविड-19 के मामलों को रोकने के लिए बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। ऐसे में चीन की सरकार को जल्द से जल्द इस नीति को समाप्त कर देना चाहिए और लॉकडाउन और क्वारंटाइन संबंधी जो नियम है, उनमें कुछ छूट देनी चाहिए। इस तरह से तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सरकार की, चीन की जो प्रशासन है, वहां की सरकार की, कम्युनिस्ट पार्टी की और शी जिनपिंग की इतनी ज्यादा आलोचना की जा रही है। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये जो आलोचना है, ये जो क्रिटिसिज्म है, ये आलोचना किस तरह से विरोध प्रदर्शन में क्यों बदल रही है, विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? तो इन विरोध प्रदर्शनों के कुछ इमीडिएट कारण मौजूद हैं, कुछ अल्पकालिक कारण मौजूद हैं। उन अल्पकालिक कारणों की बात करें तो चीन का एक उत्तर पश्चिमी शहर है, जिस शहर का नाम है उरुमकी शहर। चीन के इस उरुमकी शहर में एक अपार्टमेंट मौजूद था। बीते दिनों इस अपार्टमेंट में आग लग गई थी। इस आगजनी की घटना की वजह से 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, 10 लोगों की मौत हुई थी। जब ये घटना पूरी हो गई तो कई जानकारों द्वारा जब इस घटना का विश्लेषण किया गया तो कई जानकारों ने चीन की सरकार की जीरो कोविड नीति को इस घटना के लिए जिम्मेदार माना था, इन 10 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार माना था। दरअसल जब घटना हो जाने के बाद जब रिपोर्ट जारी की गई, जब इसका विश्लेषण किया गया और कई वीडियोस भी सामने आई जिनमें ये बताया गया कि जिस समय यहाँ पर घटना आग लगी थी, इस अपार्टमेंट में जिस समय आग लगी थी, उस समय उस शहर में क्वारंटाइन और लॉकडाउन संबंधी सख्त नियम लागू किए गए थे। लोगों के घरों को जंजीरों से बांध दिया गया था ताकि लोग बाहर ना निकल सकें, ताकि कोविड-19 संबंधी मामले फैल ना सकें। इसके अलावा एक बात ये भी सामने आई थी, जब कोविड-19 संबंधी नियमों की वजह से लोगों के घरों को बांध दिया गया तो लोग उन घरों से बाहर नहीं आ सके, जिससे वो अपनी जान नहीं बचा सके। इसके अलावा एक बात ये भी सामने आई थी कि जब उस अपार्टमेंट में आग लगी थी तो उस आग लगने के बाद भी फायर ब्रिगेड को बहुत लंबे समय तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वहां आने नहीं दिया गया। प्रशासन ने लॉकडाउन संबंधी सख्त नियमों की वजह से गाड़ियों को इतनी जल्दी आने नहीं दिया, जिसकी वजह से इन 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब जब ये पूरी खबर चीन में सोशल मीडिया तक पहुंची, चीन में आम लोगों तक पहुंची, तो लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा होने लगा। वो लोगों में जो गुस्सा था वो अपनी चरम पर पहुंच गया, क्योंकि लोगों को ये लगा कि जिस तरह से ये घटना उन 10 लोगों के साथ हुई है, आगे चलकर आम लोगों को, चीन के जो अन्य लोग हैं, उन लोगों को भी इन 10 लोगों की तरह अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। ऐसे में लोग सड़कों पर उतरने लगे। लेकिन यहाँ एक विशेष बात ये भी है कि चीन में ये जो घटना हुई थी, ये सख्त नियमों की वजह से होने वाली एकमात्र घटना नहीं थी। चीन में इस तरह की हमें कई घटनाएं देखने को मिली थी। उदाहरण के लिए बीते दिनों नवंबर महीने में चीन के झेंगझोउ शहर में एक छोटी सी बच्ची की मौत हो गई थी। डायरिया की वजह से एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र मात्र 4 महीने थी, उस छोटी सी बच्ची की मौत हो गई थी। और इस मौत क्यों हुई थी? मौत के लिए भी चीन की कोविड पॉलिसी जिम्मेदार थी। मौत इस वजह से हुई थी क्योंकि वो बच्ची उस वक्त अपने पिता के साथ एक होटल में थी और होटल में नियमों की वजह से उस बच्ची को बाहर नहीं आने दिया, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया गया प्रशासन द्वारा, जिसकी वजह से उस बच्ची की मौत हो गई। इसके अलावा बीते दिनों सितंबर महीने में भी इस तरह की घटना देखने को मिली थी। सितंबर महीने में चीन में एक क्वारंटाइन केंद्र पर जाती एक बस का एक्सीडेंट हो गया था। एक बस थी जो तकरीबन 42 लोगों को चीन के क्वारंटाइन सेंटर में ले जा रही थी, और यात्रा करते समय उस बस का एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट की वजह से 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, 27 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस तरह की तमाम अन्य घटनाएं भी हमें चीन की सरकार की नीति की वजह से देखने को मिली थी, जिसकी वजह से अंततः चीन के लोग सड़कों पर उतरने लगे। चीन के लोगों का जो गुस्सा था वो और ज्यादा तेज होने लगा, लोग सड़कों पर आने लगे और इसकी वजह से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे और खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन होने लगे। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर चीन की सरकार के खिलाफ
वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये प्रदर्शन इतने ज्यादा गंभीर क्यों माने जा रहे हैं? तो ये प्रदर्शन इतने ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तकरीबन एक दशक पहले जब सत्ता में आए थे, उसके बाद से जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन उसके बाद से अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन माने जा सकते हैं, सबसे बड़े प्रोटेस्ट माने जा सकते हैं। और इस प्रोटेस्ट से संबंधित ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इनसे संबंधित कई वीडियो सामने आए हैं। चीन के सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें ये पता चला है कि इन विरोध प्रदर्शनों में जो लोग शामिल हैं, उन लोगों में से अधिकांश प्रदर्शनकारी चीन के हान जातीय समूह से संबंधित हैं। अब यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि चीन का ये जो हान जातीय समूह है, वो वहां पर एक बहुसंख्यक समूह है, एक मेजॉरिटी ग्रुप है, और इस पूरे समूह को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक माना जाता है। लेकिन यहाँ इस समर्थक होने के बावजूद भी चीन के जो हान जातीय समूह के लोग हैं, इन लोगों द्वारा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया जा रहा है, जिसे हम स्वतंत्र तौर पर चीन में जो समीकरणों में बदलाव हो रहा है, उस बदलाव के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ चीन की सरकार ने क्या किया है? तो चीन की सरकार ने वही रवैया अपनाया है, वही उपाय अपनाए हैं जो वो हमेशा से अपनाती रही है। इन विरोध प्रदर्शनों में जो पोस्ट सामने आई थी, जो वीडियोस सामने आई थी, उन वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा दिया गया है। इसके अलावा लोगों को व्यापक स्तर पर गिरफ्तार किया जा रहा है। बीती दिनों एक घटना ये भी सामने आई थी कि चीन में पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली भी चलाई गई थी। तो इस तरह के तमाम उपाय चीन की सरकार द्वारा अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये चीन के मौजूदा समय में कई बड़े शहरों में फैल गया है, और इसमें चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई भी शामिल है। और इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। और ये नारे तब लगाए जा रहे हैं जब चीन में राष्ट्रपति या फिर सरकार की आलोचना करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यानी यदि आप चीन में राष्ट्रपति का विरोध करते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ कोई बयान देते हैं, स्पष्ट तौर पर उसका विरोध करते हैं, या फिर सरकार का विरोध करते हैं, तो आपको इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपको रातों रात गायब किया जा सकता है, आपकी हत्या की जा सकती है। लेकिन इन तमाम उपायों के बावजूद भी, इन तमाम परिणामों के बावजूद भी चीन के आम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और वहां के प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान चीन में ये जिन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत कोविड-19 के मामलों को लेकर हुई थी, सख्त लॉकडाउन संबंधी नियमों को लेकर हुई थी, लेकिन अब ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लोकतंत्र की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लोगों की मांग है कि अब चीन में लोकतंत्र लागू किया जाए और ये जो कम्युनिस्ट शासन बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, इस शासन को समाप्त किया जाए। और यही वजह है कि चीन में ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इन प्रदर्शनों को तियानमेन विरोध प्रदर्शनों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तियानमेन विरोध प्रदर्शनों से भी इसकी तुलना की जा रही है। ये तियानमेन विरोध प्रदर्शन क्या थे, इसकी बात करें तो ये विरोध प्रदर्शन हमें साल 1989 में देखने को मिले थे। साल 1989 के अप्रैल महीने में चीन में लाखों लोग चीन की सरकार के खिलाफ चीन में तियानमेन स्क्वायर पर एकत्रित हुए थे, तियानमेन चौक पर एकत्रित हुए थे। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने मुख्य तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप को कम करने को लेकर अपनी मांगों को आगे बढ़ाया था। यानी लोगों की मांग थी कि चीन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, लोगों के बोलने की आजादी को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा चीन में जो प्रेस पर सेंसरशिप लगाई जाती है, जो मीडिया पर सेंसरशिप लगाई जाती है, उस सेंसरशिप को कुछ हद तक कम किया जाए। और ऐसा कहा जाता है कि चीन की सरकार द्वारा इन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए तकरीबन 2 लाख से ज्यादा सैनिकों का, टैंकों का, गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया था। और इस पूरे विरोध प्रदर्शन के प्रकरण के दौरान तकरीबन 10,000 से ज्यादा नागरिकों को, चीन के 10,000 से ज्यादा लोगों को, आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इसी वजह से इस पूरे विरोध प्रदर्शन को चीन में अब तक लोकतंत्र के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन के तौर पर देखा जाता है। तो ये तो बात हुई कि चीन में जो हालिया विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन कितने ज्यादा गंभीर हैं, कितने ज्यादा बड़ा रूप देखने को मिल सकता है। अब अंत में बात करते हैं कि चीन की सरकार की ये जो जीरो कोविड पॉलिसी है, इस पॉलिसी का क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो चीन की सरकार की जो जीरो कोविड पॉलिसी है, इसका प्रभाव न केवल इसकी वजह से आम लोगों पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, बल्कि खुद चीन भी अलग अलग मोर्चों पर इसकी वजह से नुकसान का सामना कर रहा है। चीन में लॉकडाउन संबंधी सख्त नियमों की वजह से जो निजी उपभोग है, जो प्राइवेट कंजम्पशन है, उस प्राइवेट कंजम्पशन में भारी कमी देखने को मिली है।
इसके अलावा इन नियमों की वजह से चीन में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े जो तमाम अन्य उद्योग होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है, जिसके अलावा जो होटल इंडस्ट्री है, इन तमाम इंडस्ट्रीज को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। और इन्हीं नुकसानों की वजह से प्राइवेट कंजम्पशन कम होने की वजह से, इसके अलावा जो सप्लाई चेन है वो भी बाधित हुई है, सप्लाई चेन में भी कुछ डिसरप्शन देखने को मिला है। और इन्हीं तमाम कारणों की वजह से प्रभाव हमें चीन की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था को इस पूरी जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। और कई एस्टिमेट्स में, कई रिपोर्ट्स में ये पता चला है कि इस साल 2023 में या फिर जो अगला साल आने वाला है उस साल में चीन की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है वो बहुत ज्यादा कम रहने वाली है। लेकिन अब इस पूरी स्थिति में ये सवाल उठता है कि आखिर जब इस पूरी नीति के इतने ज्यादा नुकसान है तो आखिर चीन की सरकार इस नीति को लेकर आगे क्यों बढ़ रही है। तो इसका स्पष्ट सा जवाब ये है कि चीन में बहुत सत्ता का बहुत ज्यादा केंद्रीकरण है और इसकी वजह से चीन के प्रशासन को ये लगता है, या फिर कहें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ये लगता है कि ये जो पूरी नीति है ये संक्रमण को रोकने में बहुत ज्यादा सहायक होगी। अब जब शी जिनपिंग को ये लगता है तो पूरे प्रशासन को यही लगता है कि ये नीति बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हो सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस नीति के बहुत ज्यादा नुकसान ही हैं, इस नीति के कुछ फायदे भी हैं। फायदा ये है कि चीन में ये नीति कुछ हद तक संक्रमण को रोकने में सहायक जरूर साबित हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस नीति के जितने ज्यादा फायदे हैं उससे ज्यादा तो नीति के नुकसान मौजूद हैं। ऐसे में चीन की सरकार के लिए ये आवश्यक है कि मौजूदा समय में इस नीति की विस्तार पूर्वक और एक रैशनल तरीके से इसका विश्लेषण किया जाए, इसके तमाम पहलुओं को विस्तार से समझा जाए और फिर सोचा जाए कि इस नीति को लागू किया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो ये तो बात हुई कि नीति का क्या प्रभाव हो रहा है। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि चीन की सरकार द्वारा उपयोग की जा रही जीरो कोविड नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या भारत को भी इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए? यानी स्पष्ट तौर पर आपको बात करनी है कि चीन की सरकार द्वारा जो जीरो कोविड पॉलिसी लागू की गई है उस पॉलिसी के क्या लाभ हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा आपको इस बात पर भी चर्चा करनी है कि क्या भारत सरकार को भी इस नीति को लागू करने पर विचार विमर्श करना चाहिए। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि तियानमेन विरोध प्रदर्शन किस देश से जुड़े हुए हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उससे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।